भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को सादर नमन करते हुए बहुत छोटी सी बात मैं आपके बीच में रखूँगा। जैसे अभी अर्जुन भाई ने कहा कि केवल संविधान के ऊपर ही बात करनी है। आज हम सब लोग यहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वें वर्ष के रूप में मना रहे हैं। मैं आपके बीच में एक छोटी सी बात रखता हूँ। हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त सन 1947 को हमें आज़ादी मिली, परंतु क्या आप लोग जानते हैं कि आज़ादी किस शर्त मिली हम लोगों को? जब सब कुछ फाइनल हो गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आज़ादी देने से पूर्व एक शर्त सबके सामने रखी, आपको आज़ादी तभी दी जाएगी जब आपका अपना संविधान होगा। उस संविधान को बनाने के लिए पूरे भारत देश में ढूंढे गए कि भाई किससे होना जाए, किससे कहा जाए। काफ़ी समय जब कुछ नहीं किसी को मिल पाए तो उनके सामने नाम रखा गया बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, कि जब आप पूरे देश में ढूंढ रहे हैं यहाँ से वहाँ, आप ही के अपने देश में एक ज्ञान का सूर्य है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, आप उनसे क्यों नहीं कहते कि वो संविधान लिखें। कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, शायद उनकी जाति की वजह से, और उसी जाति का दंश हम आज भी झेल रहे हैं। जैसे अभी पिछले दिनों राजस्थान के जालौर ज़िले में घटना हुई, एक छोटे से बच्चे को केवल इसलिए मार दिया गया कि उसने एक दूसरी मटकी से पानी पी लिया। कब तक इस जहर को झेलते रहेंगे, इस पर भी मंथन करने की आवश्यकता है। तो उसके बाद में जब बाबा साहब के सामने बात रखी कि भाई आपको भारतीय संविधान की रचना करनी है और उसी के बाद में सबको पूरी आज़ादी दी जाएगी, काफ़ी मंथन करने के बाद बाबा साहब ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और भारतीय संविधान के माध्यम से हम सभी को वो अधिकार दिए जो सदियों पूर्व हमसे छीन लिए गए थे। और उन सभी अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार था शिक्षा का अधिकार। हम सभी को शिक्षा का महत्व समझना चाहिए। शिक्षा ऐसा हथियार है जिसके बल पर हम कुछ भी कहीं भी जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, जी सकते हैं। जब भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, भारतीय संविधान के लागू होने के बाद में हमें ये आज़ादी मिली। परंतु आज हम जहाँ भी देखते हैं हमें ये बात कहीं नहीं बताई जाती कि अभी हमें भारतीय संविधान लागू होने के बाद आज़ादी मिली थी। अभी मैं और भी जगह गया था, वहाँ सभी लोगों ने अपनी बात तो कही, पर किसी ने ये नहीं बताया कि भारतीय संविधान लागू होने के बाद हमें आज़ादी मिली, जिसका बहुत बड़ा श्रेय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जाता है। और काफ़ी जगह देखा गया, कहीं भी बाबा साहब का नाम किसी ने नहीं लिया। बहुत सारे सरकारी कार्यक्रम ऐसे थे जहाँ केवल खाना पूर्ति की गई, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो इस सबसे बढ़ के हम लोगों को जो बाबा साहब ने अधिकार दिए, उसमें महत्वपूर्ण अधिकार है शिक्षा का। उसी के माध्यम से बात करनी चाहिए कि शिक्षा का हम क्या क्या और कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं। हालांकि इस बात को कहने के लिए कोई ज़्यादा कुछ है नहीं कि शिक्षा में क्या कहा जाएगा। हम सब लोग जानते हैं शिक्षा का महत्व क्या है। अर्जुन भाई ने कहा कि भाई भारतीय संविधान के बारे में बात करनी है, तो भारतीय संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए हैं, अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी हैं जिनको हम शायद ध्यान में नहीं रखते हैं। भारतीय संविधान जो हमें अधिकार देता है, उन अधिकारों की रक्षा कर्तव्यों से भी की जा सकती है। इसके साथ ही मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, अगर आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं और बैठे हैं और इतना भव्य और सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, ये सब संविधान की देन है। अगर संविधान ना होता तो शायद हम यहाँ पर ना होते। इसलिए साथियों, ज्यादा समय ना लेते हुए अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा अंजलि बोस जी को, जहां पर भी वो मेरी आवाज सुन रही हो। जय भीम। बुलंदशहर वालों, आवाज कहाँ कुछ गायब है? जय भीम। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर और मैं यहाँ पैदा हुआ जहीराबाद में। 20 वर्ष पहले दिल्ली चला गया
काम धंधे की तलाश में। जो काम किया आप तमाम लोगों को मालूम है मैंने क्या किया। मैंने फूले अम्बेडकरी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया मुल्क भर में और मुल्क के बाहर, कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से। देश के 22 राज्यों में गया, 1000 रात से ज़्यादा खड़े होकर के बाबा साहब पर गीत और कविताएं सुनाई। पार्लियामेंट के अंदर संसद भवन में खड़े होकर के 10 बार से ज़्यादा कविताएं सुनाई। आप तमाम लोग जानते हैं 2000 से ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पर हैं मेरे। देश का पहला दलित कवि जिसने बाबा साहब पर कविता सुना करके घर भी चलाया और सरकार को इनकम टैक्स भी दिया। दूसरी तीसरी बार बुलंदशहर आप लोगों ने आमंत्रित किया हूं तो आया हूं। मैं एक बात, जब अर्जुन ने मुझे फ़ोन किया कि भैया ऐसे ऐसे बात है, आना है, तो मैं कहा चलो बिल्कुल आऊँगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर कुछ जिले उंगलियों पर गिने जाएं, बाबूजी बैठे हैं, मगनलाल गौतम जी हमारे पिता समान हैं, बहुत कुछ सीखा हमने उनसे। दिल्ली से हमारे साथ चल कर के आए हमारे बड़े भाई, क्रांतिकारी साथी, आंदोलन के साथी सुरजीत सम्राट जी। मैं तमाम लोगों से एक बात कहता हूं कि बुलंदशहर वो धरती है जिसने हमेशा से मूवमेंट की बात कही। अगर मैं अपनी 3rd जनरेशन में चला जाऊं दादाजी की, तो वहाँ संघप्रिय गौतम जैसे लोग यहाँ रहे, वीपी मौर्य जैसे लोग यहाँ रहे। उसके बाद में बहुत सारे लोग यहाँ आए जिन्होंने मूवमेंट पर काम किया। हम तो वक्त रहते छोड़ करके चले गए, दिल्ली जा कर के बस गए। लेकिन वहाँ जा कर के भी समाज की टीस जब कम नहीं हुई तो मैंने बताया कि मैं 22 राज्यों तक गया, 1000 से ज़्यादा मैंने कवि सम्मेलन किए बाबा साहब पर। अभी यहाँ पर कुछ बच्चे गीत सुना रहे थे। मैं तमाम लोगों से जहाँ भी जाता हूँ मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि गीत एक ऐसी कला है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि मेरा 1 घंटे का भाषण या आधा घंटे का भाषण और किसी भी गीतकार का, किसी भी कवि का 5 मिनट की कविता या गीत उस 1 घंटे के भाषण के बराबर होती है। तो आप इस कोटेशन की महत्वता को समझिए। हमारे बाद में, खासतौर से मेरे बाद में देश भर में जितने लोग आए, गीत लिखे, कविताएं लिखी, मैं सबसे कहता हूँ कि हमारी लेखनी में वो ताकत होनी चाहिए जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि 1 घंटे के भाषण पर भारी होती है 5 मिनट की कविता, 5 मिनट का गीत। तो वो गीत क्या कह रहा है हमको मालूम होना चाहिए, हमारे गायक को मालूम होना चाहिए, लेखक को मालूम हो। मैं कविता सिखाता हूँ लोगों को, गीत सिखाता हूँ, लोग मेरे पास सीखने के लिए आते हैं। मैं एक बात बड़े हर्ष के साथ कहता हूँ कि मैंने जब 12-14 साल पहले ये काम शुरू किया, मैं तो हिंदी कवि सम्मेलन छोड़ करके आया था। सैफई महोत्सव में झगड़ा हुआ तो छोड़ करके चले आए अमर कुमार भाई। तो हमसे पूछा गया क्या करोगे, मैं मूवमेंट की कविताएं करेंगे और आज तक कर रहे हैं ईमानदारी के साथ। बाबा साहब का स्नेह रहा, बाबा साहब का तथागत बुद्ध की अनुकंपा रही कि पूरे देश में और देश के बाहर जाने का मौका मिला बाबा साहब की कविता सुनाने का। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो हम लिख रहे हैं, मैं तमाम बच्चों से कहता हूँ, अंजलि बैठी अभी बहुत अच्छा सुना रही थी, 1-2 बार पहले भी मैंने उसको सुना है और उससे पहले वो एक बच्चा और सुना रहा था। तो हम जो सुना रहे हैं उसमें वो दम होना चाहिए कि जब आप यहाँ से निकल कर के जाएँ तो लोग उसको गुनगुनाते चले जाएँ, कहें कि वो फलां आदमी ने, फलां बच्चे ने वो गीत सुना था, बहुत अच्छा था। तो मैं इसी के साथ आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस जो मना रहे हैं, तमाम साथियों को पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरकार 75वां अमृत महोत्सव मना रही है। क्यों मना रही है सरकार के नुमाइंदे बता सकते हैं, लेकिन मैं एक बात ईमानदारी के साथ कह सकता हूं, जितना मैं देश भर में घूमता हूं, मैंने तमाम संगठनों के लिए काम किया। मैंने भारतीय बौद्ध महासभा के लिए काम किया, समता सैनिक दल के लिए काम किया, भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में काम किया, अब इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। लेकिन जितना मैं घूमा हूं, एक चीज़ तो निश्चित है, एक चीज़ तो पक्का है, एक चीज़ तो तय है, आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके लिए कोई अमृत महोत्सव इस देश के अंदर होने वाला है नहीं। ये जो सरकार के कुछ चुनिंदे लोग जो आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने 75 वर्षों में आज़ाद मुल्क में
पूरे भारत के संसाधनों पर कब्जा कर रखा है और आज वो आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं। इस महोत्सव में हम और आप कहीं हैं नहीं। मैंने तो कहा, अभी आपने देखा होगा मेरा प्रोग्राम आज तक पे था, होटल हयात में ONGC का प्रोग्राम था, मैं 2 दिन वहाँ चीफ गेस्ट था। एक दिन मेरे 1.25 घंटे की स्पीच थी। सरकार के कई सचिव आए थे, BC जोशी साहब आए थे। मैंने उनसे आंखों में आंख डाल करके कहा कि सरकार आजादी का 75वां महोत्सव मना रही है। भी लोग हैं और जितने भी संगठन समाज में चल रहे हैं वो अक्सर संविधान पर चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन उसी चर्चा को बड़ा बनाने के लिए आप सभी को आमंत्रित किया गया है यहाँ पर। और हम चाहते हैं कि जब भी इस संविधान के जो संविधान को देश में चेंज करना चाहते हैं या आर्टिकल चेंज कर रहे हैं, उनको ये एहसास करा पाए हम कि यहां बाबा साहब को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति संविधान रखता है और संविधान को पढ़ता है और ये भी जानता है कि संविधान में सरकार कहां फेरबदल कर रही है, और उन्हें यह एहसास कराने का भी काम करे कि संविधान परम पूज्य बुद्धिस्ट बाबा साहब की देन है और यदि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं तो हम सबका फर्ज बनता है कि संविधान को ना बदला जाए। इसीलिए साथियों ये पहल है संविधान को घर घर में पहुंचाने की। और साथियों हमारे बीच में एक हमारी बहन बैठी हैं जो धमेड़ा नारा से चलकर आई है, जिनका नाम साथियों आप सभी जानते होंगे, लेकिन एक बार और मैं बता दूं, हमारी बहन है संतोष जी जो SSB में जॉब पर है, धमेड़ा गांव से हैं। उनके भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं। और साथियों इस कार्यक्रम को समझने के बाद और कार्यक्रम की रूपरेखा को देखने के बाद बच्चों को जो पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है, उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस कार्यक्रम पर खुश होकर 2000 रुपए का योगदान करती है और हम उनके लिए बार बार धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमारी पूरी टीम, संविधान जागरूकता अभियान मंच की पूरी टीम उनका हृदय से स्वागत करती है। और साथियों अगली इसी कड़ी को जोड़ते हुए और कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए साथियों अब मैं आमंत्रित करूंगा कि हमारे बीच में बहुजन मिशनरी गायक त्रिशला बौद्ध हैं, जिनकी आवाज पूरे भारत में गूंजती है। और साथियों बहुत ज्यादा उनके फॉलोवर्स हैं और उनकी आवाज को आप सब सुनेंगे। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि आप सभी यहां पर उपस्थित हैं और आप सभी के दर्शन मुझे हुए हैं और इन सब सिंगरों की वाणी मुझे सुनने को मिलेगी और जितने भी वक्ता हैं उनको भी सुनने का अवसर मिलेगा। हमारी पूरी टीम उनकी आभारी रहेगी। तो त्रिशला बौद्ध जी, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। मेरठ में, और मैंने कहा सर आपको आना है, तो वो मेरठ से 1.5 घंटे में यहां आपके बीच में है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। और साथियों ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का जो खर्च है वो आप सबने मिलकर और यहां जो टीम है सबने उठाया है। साथियों मैं आपसे भी ये निवेदन करूंगा कि ऐसे कार्यक्रम जहां पर भी आपको होते नजर आए या हो, और उस कार्यक्रम में यदि आपके पास कोई योगदान के लिए आए तो उससे कभी मना मत करना। 20 ना हो 10 दे देना, 10 ना हो 5 दे देना, लेकिन मना कभी मत करना, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम करने वाले लोग अपना पूरा समय समाज को देते हैं। और साथियों अपना सब कुछ छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर
वो ऐसे कार्यक्रम को तैयार करते हैं, ऐसे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं। इसीलिए साथियों आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, हम आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, आपके साथी हैं। यदि आप हमारा हौसला बढ़ाने का काम करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जनपद बुलंदशहर में हर महीने पर ऐसा कार्यक्रम आपको देखने को ना मिले तो कह देना। साथियों हमारे बीच में एक हमारे मित्र हैं सुशील गौतम जी, जो चोला से आए हैं। वो इस कार्यक्रम में 500 रुपए का योगदान देते हैं। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमारी पूरी टीम उनका आभारी रहेगी। और साथियों हमारी बीच में यमुनापुरम से गुरुजी हैं, जो टीचर हैं, मास्टर सत्य प्रकाश जी। वो इस कार्यक्रम के लिए 1000 रुपए योगदान करते हैं। मेरी पूरी टीम, संविधान जागरूकता अभियान मंच की पूरी टीम उनका तहे दिल से धन्यवाद देती है, स्वागत करती है। और साथियों इसी को देखते हुए अब आगे मैं आमंत्रित करूंगा कि हमारे बीच में हमारे एक सीनियर साथी हैं, सुशील जी यूनिवर्सिटी से जी। और देखिए मैं भी जो बता रहा था भैया, ये बाहर जाकर व्यवस्था बिगाड़ने का काम ना करें। जितने भी साथी हैं वो मंच पर आए और सूक्ष्म में अपनी बात रखकर सभा यहाँ सभी जितने भी लोग बैठे हैं उन्हें कुछ अच्छा बताने का काम करें। राजीव जी, ये साथी जितने भी आए हैं, बाहर पानी की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, पानी पीकर स्नान ग्रहण करते रहे, व्यवस्था को बनाए रखें। ये कार्यक्रम अभी चलने वाला है, क्योंकि जितने भी साथी हैं जिन्होंने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं उन सभी को सम्मानित भी किया जाएगा। जितने भी साथी आए हैं, भारतीय संविधान जागरूकता अभियान मंच की टीम उनका हार्दिक धन्यवाद देती है। और साथियों अब हमारे बीच में जिनका मैं नाम ले रहा था, बड़े भाई श्रद्धे राजवीर सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो आए। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध जी और बाबा साहब जी के चरणों में नमन करते हुए, आप सबका सम्मान व्यक्त करते हुए, आज के इस दिवस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि संविधान बाबा साहब का दिया हुआ हमारे लिए एक अमूल्य उपहार है। हमें इस संविधान में दिए हुए अधिकारों और हकों को समझना है और इसके साथ ही हमें इस संविधान की भी रक्षा करनी है। साथियों, मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। छोटी सी एक कविता है। हम समझ सकते हैं कि अगर आप न होते तो क्या होता। हम समझ सकते हैं अगर आप न होते तो क्या होता। संविधान रूप में हमारे अगर साथ न होते तो क्या होता। संविधान रूप में हमारे अगर साथ न होते तो क्या होता। हमारे ये तन मन तो थे लेकिन ये थे दबे कुचले हुए। हमारे ये तन मन तो थे लेकिन ये थे दबे कुचले हुए। मुख्य धारा की पंक्ति से धकियाए बाहर निकले हुए। मुख्य धारा की पंक्ति से धकियाए बाहर निकले हुए। तन थे लिबास थे लापता, ललक थी हक नहीं ज्ञान का। तन थे लिबास थे लापता, ललक थी हक नहीं ज्ञान का। चाहतों पर कितनी बंदिशें,
मूल्य शून्य था हमारे मान का। और न जाने कितने दर्द थे, अविरल आंसुओं की धार थी, मझधार में पड़ी किश्तियाँ, किनारे दूर लापता पतवार थी। बने तुम सहारा, बने तुम सहारा, तुम किनारा, बने शक्ति दूत तुम मान हमारा, बने ज्ञान दीप तुम हक प्रदाता, संविधान जनक प्रणाम हमारा। बने तुम सहारा, तुम किनारा, बने शक्ति दूत तुम मान हमारा, बने ज्ञान दीप तुम हक प्रदाता, संविधान जनक प्रणाम हमारा। राज सोचता हूँ आपके दिए ये प्रभात न होते तो क्या होता। राज सोचता हूँ आपके दिए ये प्रभात न होते तो क्या होता। हम समझ सकते हैं अगर आप न होते तो क्या होता, अगर आप न होते तो क्या होता। हम ऋणी तुम्हारे हैं बाबा, हम ऋणी तुम्हारे हैं बाबा, शब्दों से तुम्हारा ही सम्मान करूं, नमन करूं मैं नमन करूं, हे भीम तुम्हारा ही गुणगान करूं, हे भीम तुम्हारा ही गुणगान करूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। सदर तहसील में है साथियों, वो कुछ ही समय में आपके बीच में पहुंचेंगे और हमारी पूरी टीम उनका आभारी रहेगी कि वो फोन पर ही हमारे आ रहे हैं। उनके पास जाने का टाइम नहीं मिला था और वो हमारे बीच कुछ ही क्षण में होंगे। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सभी जितने भी साथी है जो बाहर चर्चा कर रहे हैं, ये जितने भी साथी जो बाहर बैठकर चर्चा कर रहे हैं या शोर कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि ये कार्यक्रम आप सबका है और आप सब इस कार्यक्रम को मजबूत करने का काम करेंगे। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा वो अंदर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और मैं अब जो दिल्ली से हमारे बीच चलकर आए हैं बड़े भाई चंद्रभान जी, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं वो आए और संविधान के विषय में वो कुछ आपको समझाने का काम करेंगे। सभी साथी उनकी बात ध्यानपूर्वक सुने। सभी बुद्ध प्रेमियों के लिए हेलो। हेलो सभी बुद्ध प्रेमियों के लिए मेरा प्यार होगा जय भीम। और यहाँ पर सभी उपस्थित मुख्य अतिथिगण और मंच पे आसीन सभी कमेटी के कार्यकर्ता, सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को जय भीम। साथियों, मैं बहुत ज़्यादा अपने शब्द नहीं कहूँगा, बहुत संक्षिप्त में शब्द कहूँगा, लेकिन जो कहूँगा अगर आपने अमल किया उससे हमारा समाज तरक्की करेगा, ये जरूर है। पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम चंद्रभान सिंह राजा है और मैं हिरनौट गांव से हूँ और अभी दिल्ली रहता हूँ छतरपुर में। साथियों, मैंने बहुत ज़्यादा बाबा साहेब के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना पढ़ा है उसको अमल किया है। अभी यहाँ पर जो साथी बोल रहे थे कि बाबा साहब ने कहा था कि अगर अपने समाज को मजबूत करना है तो जो पढ़े लिखे, जो कहीं नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उन्हें कम से कम 20% अपने समाज के लिए देना चाहिए, तो हमारा समाज तरक्की करेगा। साथियों, मैंने उसे अमल में लिया है और पिछले 7 सालों से मैं अपने समाज के लिए अपनी कमाई का 20% खर्चा करता हूं। पिछले 7 सालों में काफी कुछ किया है, मैं उसका गुणगान नहीं करूंगा। अभी भी मैं जिस स्कूल के प्रोग्राम से आ रहा हूं वहां पर मैंने अपने समाज के 10 बच्चों की फीस पे की है और आगे भी करता रहूंगा। यहां पर सभी उपस्थित मेरे बहन भाई साथीगण बहुत तादाद में बैठे हुए हैं। अगर हम सब ठान लें कि हम थोड़ा थोड़ा भी अपना योगदान
योगदान अपने समाज के लिए करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो हमारा समाज तरक्की करेगा। मैं बहुत ज़्यादा नहीं घूमा हूँ, लेकिन जितना घूमा हूँ मैंने अपने उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में देखा है कि हमारा समाज आज भी बहुत पीछे है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे समाज से पढ़े लिखे नौजवान सरकारी नौकरी में बहुत लग चुके हैं, लेकिन जो सरकारी नौकरी में चला जाता है वो अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारा समाज ज्यों की त्यों बना हुआ है। साथियों, हम 75 साल हो चुके हैं हमारी आज़ादी को, लेकिन सच में हमारे समाज को आज़ादी नहीं मिली है। और उसका कहीं ना कहीं कारण हम एक दूसरे के लिए ही घातक बने हुए हैं, एक दूसरे का साथ नहीं देते, जिसकी वजह से हमारी चीजें ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। अगर हमें सबको एकजुट रहेंगे, एक साथ चलेंगे, तो हमारा समाज तरक्की करेगा। अभी राजनीतिक पार्टी की बात हो रही थी, हमारी सबसे मजबूत पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, लेकिन आज ये स्थिति आ चुकी है कि हम एक सीट पर हैं, ना तो हम संसद भवन में आवाज उठा पा रहे हैं, ना ही विधानसभा में। और उसका कहीं ना कहीं कारण हम एक दूसरे को ही पीछे करने में लगे रहे, एक दूसरे को साथ में लेकर चलने की कोशिश नहीं की। अगर हम एक दूसरे को साथ में लेकर चल रहे होते तो बहन जी की सरकार 4 बार बनी, हम अपने हर जगह पर अपने समाज के लोगों को स्थापित कर चुके होते। कहीं हद तक ये भी सही है कि हम ना तो पत्रकार अपने समाज में से आगे बढ़ा पाए, और ना ही वक्ता बढ़ा पाए, ना ही अपने नेता आगे बढ़ा पाए। अगर हम सबको अपने समाज में, अपने देश में, अपने इस गुलामी से आजादी पानी है, तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट रहकर हमें संघर्ष करना पड़ेगा। अरे आप और हम तो इतने सारे लोग हैं, बाबा साहिब एक थे और पूरे देश को एक कर दिया था, और हम इतना रहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारी कमजोरी है। साथियों, मैं बहुत बड़े मन शेयर नहीं करता हूं, क्योंकि अभी मैं पिछले 3 सालों से ही समाज के अंदर निकला हूं। उससे पहले मैं भी अपनी पढ़ाई कर रहा था, और मैंने पढ़ाई करते हुए देखा कि जो हमारे समाज के लोग हैं वो सिर्फ एक ही चीज पे जोर देते हैं कि सरकारी नौकरी, सिर्फ सरकारी नौकरी करो। मैं कहता हूं कि आप अपना बिजनेस खड़ा करो, अपने समाज के लोगों के लिए रोजगार दो, आपका समाज तरक्की करेगा और आप भी तरक्की करोगे। इस सभा में जितने भी उपस्थित हैं मेरे नौजवान भाई बहन, मैं उनसे कहता हूं कि बिजनेस आइडिया आप दो, पैसे की व्यवस्था हम करेंगे, उस बिजनेस को खड़ा भी करेंगे, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे और उसको कामयाब करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। बाबा साहेब ने हमें अधिकार दिए, कहीं ना कहीं हम उन अधिकारों की रक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के एकजुटी नहीं कर पा रहे हैं। अभी सभा में एक क्वेश्चन उठा था कि इसमें सिर्फ जाटव समाज के लोग बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या भीमराव बाबा अंबेडकर ने क्या सिर्फ हमारे समाज के लिए काम किया था? क्या हमारे लोगों के लिए ये अधिकार मिले थे? अधिकार सबको मिले, लेकिन वो लोग इनको छोड़कर चले गए। हम लोगों ने भीम साहब को अपना लिया है, और हम मरते दम तक भी भीमराव का एहसान कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर हम अकेले अकेले चलेंगे तो जैसे आज राजनीतिक पार्टी में पिछड़ गए, वैसे समाज में फिर से पिछड़ जाएंगे। मैं कहता हूं जितने भी यहां पे साथी हैं, किसी ना किसी गांव में ज्यादा से ज्यादा अपने समाज के 2 से 4 लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, अपने बच्चों को रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाते। अगर हम सब और उस गांव के समाज के लोग, अपने समाज के लोग थोड़ा सा भी उनको सहारा दे दें तो वो आगे बढ़ जाएंगे। हम सबको एकजुट रहेंगे। अच्छी शिक्षा की बात करते हैं सब लोग कि अच्छी शिक्षा मिले। मैं कहता हूं कि हमारे समाज में क्या अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? आप कभी दूसरों से पूछ के देखना, लोग कहते हैं एक जाटव समाज ही ऐसा है जो सबसे ज्यादा पढ़ लिख के नौकरी ले रहा है, सबसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है।
लेकिन उसके बावजूद भी हम ढाक पे 3 पत्ते नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं असहयोग की भावनाएं तभी आते हैं। आज एक प्रण लेकर जाएं कि एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे और एक दूसरे की ताकत बनेंगे। साथियों, आप सभी को सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों को मेरा नमन। साथियों, समय परिवर्तनशील होता है और जो समाज परिवर्तनशील नहीं होता वो हाशिए पे चला जाता है। हमारे बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हुए, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हुए, 500 साल पहले भी उन्होंने हमारे लिए लड़ाइयाँ लड़ी और अपना स्थान स्थापित किया और समाज को एक दिशा और दशा सुधारने के लिए रास्ता दिखाया। साथियों, आज अगर कोई वाद जिंदा है तो वो अंबेडकर वाद जिंदा है। इस मनुवाद से जो पिछले 8 साल में आपको भरपूर दिखाई दिया होगा, मनुवाद हर जगह बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। और ये मनुवाद सिर्फ कहने का मनुवाद नहीं है, ये मनुवाद वो है जो आपकी शिक्षा पे प्रहार कर रहा है, जो आपको संविधान में अधिकार दिया शिक्षा लेने का, और शिक्षा के बाद समाज ने नौकरी पाकर जो तरक्कियां की, अब ये नौकरी पे भी आ गया है। इसका उदाहरण ये है कि बाबा साहब ने संविधान में सप्रेस्ड क्लास के लिए, खासकर बहुजनों के लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की, जो शिक्षा की व्यवस्था की, इन मनुवादियों ने हमारे खिलाफ एक मनु रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर का सेक्टर ऐसा खड़ा कर दिया जहां पर शिक्षा जो सरकारी विद्यालयों में हमने पाई और जहां हम तरक्की करें, उनके खिलाफ प्राइवेट स्कूल खोल दिए गए। वो इसलिए खोल दिए गए ताकि उनके बच्चे हमसे हमेशा आगे ही रहें। और हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन का हाशिया क्या कर दिया आप सब देख ही रहे हैं। और पिछले 8 साल में जब हमारी पीढ़ियां सरकारी नौकरियों में जाकर तरक्कियां करने लगी, अब इन्होंने हर डिपार्टमेंट को प्राइवेट सेक्टर में भेजने का निर्देश कर दिया और बहुत से डिपार्टमेंट भेज भी दिए गए हैं। और ये पहली पीढ़ी है। हमारे घर की महिलाएं, हमारे घर की बच्चियां पहली बार एजुकेशन पाकर सरकारी नौकरियों में आनी शुरू हुई हैं। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, हमारी इससे पहले की पीढ़ियां, हमारे बाप दादाओं की पीढ़ियों में कोई भी महिला हमारी शायद नौकरियों में नहीं थी। और उसके खिलाफ भी अब निजीकरण को बढ़ावा देकर सरकारी नौकरियों में, चाहे अग्निवीर जैसी योजनाएं आई हो तो, और जितने भी अब देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस नौकरियां निकल रही हैं इस देश में। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, चाहे अपर कास्ट को ही दिक्कत हो सरकार से, तो वो किसकी शरण में जाता है? उसे अब गांधी नहीं बचा पाता है, उसे कोई गोडसे नहीं बचा पाता है। वो जाता है बाबा साहब की फोटो उठाकर और जय भीम के नारे लगाकर और संविधान को हाथ में उठाकर, तब उसकी लाज बचती है। क्योंकि बहुजन समाज बाबा साहब के और संविधान के इस देश में सबसे बड़े रक्षक के रूप में उत्पन्न हुए हैं, उभरे हैं। साथियों, मैं बस इतनी सी बात कह के एक बात खत्म करूंगा। आर्थिक सामाजिक न्याय की लड़ाई हमने खूब लड़ी और आज भी लड़ रहे हैं। राजस्थान का मामला अभी अभी हमारे सामने आया है कि कैसे इंद्र कुमार मेघवाल, जो 8 साल का 9 साल का बच्चा था, कैसे उसे घड़े का पानी पीने पर उसे मार दिया गया। ये आज भी हम झेल रहे हैं। वो संघर्ष जो बाबा साहब ने किया, तालाब के पानी के रूप में पीने का जो सबको अधिकार दिलवाया,
पढ़ने का अधिकार दिलवाया, सबको समानता का अधिकार दिलवाया, लेकिन ये संघ जो है अब दोबारा से उसी मनु को स्थापित कर रही है। और एक और है जिसे सुरजीत भाई बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, वकील है तो जाहिर सी बात है संविधान के रक्षक है, न्याय के रक्षक हैं, लेकिन मैं उस न्याय के रक्षक को मनु का कोठा कहता हूं, मनु का उच्च कोठा कहता हूं, क्योंकि आजादी से लेकर आज तक दलितों के, ओबीसी के, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए जब भी कोई अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट गया है, उस मनु के उच्च कोठे में गया है, तो उस मनु के उच्च कोठे ने हमेशा नेगेटिव रिजल्ट दिया है, नेगेटिव न्याय करा है। उसने कभी न्याय कभी हमारे लिए नहीं करा। और आज ये स्थिति हो गई है, जो सरकारें गरीबों के लिए, शोषितों के लिए योजनाएं बनाती हैं। केजरीवाल से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित आदमी नहीं हूं, लेकिन उसकी योजनाओं को वो रेवड़ी बता रहे हैं, और जो 5 किलो चावल और आटा आपको दिया गया उसको सुप्रीम कोर्ट रेवड़ी नहीं बता रहा है। तो वो जो अब ये डिसाइड कर रहे हैं बैठे बैठे कि गरीबों को अब कोई भी अधिकार, कोई भी योजना ना लाई जाए। तो मनु का उच्च कोठा आपके लिए न्याय की व्यवस्था नहीं कर रहा है, और मनु का उच्च कोठा इस सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मेरठ से चल कर आए क्रांतिकारी साथी डॉक्टर सतीश प्रसाद जी, उनके साथ चल कर आए प्रोफेसर सुनील जी, वकील साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, और दिल्ली से हमारे साथ चल कर आए राहुल नागपाल जी, इस प्रोग्राम के संचालक अर्जुन गौतम जी, और जितने भी गायक मंडली के लोग हैं, जो क्रांतिकारी साथी हैं सारे, क्योंकि आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है समाज को जगाने के लिए। क्योंकि जो एक गायक होता है वो अपनी बात को गाने के माध्यम से पूरे देश में फैलाने का काम करता है, और क्योंकि उसकी बाणी में इतनी ताकत होती है कि अगर वो यूट्यूब पर डाला जाए तो सुबह सुबह लोग सुनेंगे और एक अच्छा मैसेज आता है। और यहाँ जितनी भी माताएं मैंने बैठी हैं सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज जो प्रोग्राम किया गया है वो संविधान जागरूकता अभियान मंच के माध्यम से किया गया है। संविधान भारत के लिए क्यों जरूरी था, और भारत के साथ साथ जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो इस देश के बहुजन हैं, उनके लिए क्यों जरूरी है। शायद संविधान नहीं होता तो मैं यहाँ खड़े होकर आपके सामने बोल नहीं रहा हूँ। संविधान ने मुझे पढ़ने का अधिकार दिया, मैं पढ़ा, पढ़ने के बाद वकील बना, और वकील बनने के बाद आज पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो काम है, कारवा है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें मैं काम कर रहा हूँ। साथियों, जो संविधान है ये मात्र एक किताब नहीं है, ये मात्र एक किताब नहीं है, ये हमारे बच्चों का हमारा भविष्य है। आप जब इसको पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे, तो प्रेम्बल जब हम पढ़ेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने ये समस्या थी। उन लोगों ने उस समय समस्या रखी थी कि संविधान को किसके नाम से शुरू किया जाए, भगवान के नाम से शुरू किया जाए, अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए, वाहेगुरु के नाम से शुरू किया जाए, या किसी और भगवान के नाम से शुरू किया जाए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये जो संविधान होगा ये सबके लिए होगा, किसी एक धर्म के लिए नहीं होगा। तो बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये भारत के लोगों के लिए होगा। क्या ये जो संविधान है क्या उनके लिए नहीं था कि जो दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के सामने संविधान में आग लगा रहे थे? क्या ये उनके लिए नहीं है जो पल पल पर इस संविधान को वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? है उनके लिए। मैं उनको पता है कि जो संविधान है ये बराबरी का रास्ता देता है, ये समता की बात करता है,
ये बंधुता की बात करता है, ये आज़ादी की बात करता है, ये शिक्षा की बात करता है, और ये हर इंसान को बराबरी का जो संदेश देने का काम करता है। तो हमको तो बराबर नहीं चाहिए, हमको तो ऊंच नीच में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि जिन लोगों को जाति के नाम पर ज़्यादा फायदा होता है वो हमेशा जातिवाद बनाए रखना चाहते हैं। दे वांट टू स्टेटस को, वो स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं। और जो जाति से जिनको परेशानी है वो जाति को खत्म करना चाहते हैं। दे वांट टू रिफॉर्म द कास्ट, वो कास्ट को खत्म करना चाहते हैं। जब उन्होंने देखा कि संविधान के माध्यम से तो लोग घर से बाहर निकल रहे पढ़ रहे हैं, हमारी बहनें मंच पर लाखों लाखों लोगों के सामने गाना गा रही है। जिस नारी को घर में से निकलने की आज़ादी नहीं थी, घूमट में रहने की आज़ादी थी कि घूमट से बाहर नहीं निकलेंगे, आज वो लाखों लाखों लोगों के सामने गाना गा के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संदेश को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो उनको दुख होता है। यही आज़ादी देता है संविधान कि जब तुमको बोलने का अधिकार नहीं था, जब आप बोलते थे, उच्चारण करते थे तो आपको मारा जाता था। मगर मैं आपको आज़ादी देता हूं कि बोलो, जितना बोलना हो आपको, सवाल करो, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं करोगे सत्ता से सवाल करना जरूरी है। कि हमारे जो अधिकार हैं, ये अधिकार आपके कोई खैरात में नहीं दे रहे हमको, ये अधिकार हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है, फंडामेंटल राइट जिनको कहते हैं, वो हमारे अधिकार है, हमको दो। क्यों नहीं देना चाहते? वो कहते हैं कि संविधान तो तुम्हारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिख दिया, मगर इसको चलाने वाले तो हम हैं, इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग तो हम हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या करोगे तुम? तो उसके लिए संविधान में लिखा हुआ है, संविधान आपको रास्ता देता है। संविधान कहता है कि आपको लड़ना है, इकट्ठा होना है और अपनी सरकार बनानी है, क्योंकि स्टेट में पावर होती है और स्टेट में जिसकी सरकार होती है बात उसकी चलती है। एक उदाहरण के माध्यम से हम लेना चाहेंगे इस बात को। जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा 2007 से लेकर 2012 तक आपके बच्चों के एडमिशन 0 बैलेंस पर हुआ करते थे, क्योंकि सरकार को पूरी पावर है, वो कोई भी कानून बना सकती है, वो कोई भी ऐसा जियो ला सकती है जो SC ST OBC माइनॉरिटी या महिलाओं के फेवर में हो या किसी के भी फेवर। नमो बुद्धाय। इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही खूबसूरत विचारों से अपनी बात को रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सुजीत सम्राट जी, हमारे बीच एक वरिष्ठ पत्रकार और बड़े कवि राहुल नागपाल जी, डॉक्टर सुशील गौतम जी, तमाम गायक मंडली जो इस कार्यक्रम को सफल आयोजन किया है, अर्जुन गौतम जी, मगनलाल गौतम जी, हर्ष उदय चंद्रा जी, सतपाल जी, सुनील गौतम जी, दीपक पाली जी, मनोज जाटव जी, कपेश गौतम जी, आशीष गौतम जी और अरविंद गौतम जी। देखिए समय तो बहुत ज़्यादा हो चुका और निश्चित रूप से अब हम बिल्कुल समापन की ओर बढ़ेंगे। लगभग कार्यक्रम में सिर्फ एक रास्ता नहीं होता, वो डबल है। इधर के विचार उधर जाते हैं और उधर के विचार कहीं ना कहीं इधर आते हैं। हमने उन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा की, दलित मूवमेंट की तमाम वो अच्छाइयाँ, खामियों की भी थोड़ी सी सुमित जी ने बहुत सारी बातें की। एक दलित एक्टिविस्ट होने के नाते सर बस मैं एक ही मिनट में बात करूंगा। मैंने आपका गाना बड़े ध्यान से सुना था। देखिए महिलाओं को लेकर के भी एक सवाल रहा, शायद मैं एक बात और ऐड कर दूं कि भारत की सिर्फ दलित महिलाएं नहीं, पूरी दुनिया की 2 लोकतंत्र हैं। सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका और सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। बाबा साहब ने भारत की जो महिलाओं हैं उनको वोट का अधिकार अमेरिका की महिलाओं से पहले दिला दिया। अब हमारी महिलाएं क्यों नहीं आगे बढ़ी या ब्राह्मण की बेटी क्यों नहीं बढ़ी?
मैं ब्राह्मण की बेटी को लेकर तो चिंतित नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अपने लोग को चिंतित रहूँगा। बेटी की एजुकेशन की तो बात करते हैं, लेकिन साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उस गरीब आदमी की एक मनोस्थिति और भी है जिसको हम समझ नहीं पाते। उसको लगता है, उसको डर लगता है कि बेटी पढ़ेगी तो दहेज बढ़ेगा। ये भी तो एक सच है। आप बेटी को पढ़ाने की तो हम बात करते हैं, लेकिन बेटी नहीं पढ़ पा रही है, इन कारणों को शायद हम उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। जब तक दलितों के बीच में दहेज व्यवस्था कायम रहेगी, दलितों की बेटियां पढ़ नहीं सकती, गारंटी है। अगर बीए करेगी दहेज और बढ़ेगा, अगर एमए करेगी दहेज और बढ़ेगा। इसलिए उस गरीब आदमी का ये भार जब तक हम नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं समस्याओं की बात करेंगे। और देखिए, सुमित जी ने बहुत बढ़िया बात कही, ये सच है कि भाई इतना सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी हमारा व्यक्ति हताश क्यों है? वो है कहीं ना कहीं उसमें वो चमक नहीं है। अब से 20 साल पहले का दलित जो मजदूरी कर रहा था, हम सब लोग जितने भी हैं, जितना लोट है दलितों में जो नया निकल के आया, चाहे वो नेता बना हो, चाहे वो अभिनेता बना हो, चाहे वो सरकारी नौकरी में गया, वो कहीं ना कहीं मजदूर माँ बाप की औलाद है। एक मजदूर आदमी ने घास खोद खोद करके दूसरों के यहां बंधुआ मजदूरी करके, अब 500 रुपए की मजदूरी तो आज मिलती है, तब 500 रुपए में पूरा परिवार नौकरी करता था। उसने ये करके अगर अपने बच्चे को पढ़ाया है और ऊर्जावान बना रहा है, अगर वो आज निराशावादी है तो इन बातों के ऊपर भी हमने कहीं ना कहीं चर्चा करनी चाहिए। देखिए सर, मैं बात नहीं काट रहा हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये मौका है बात करने का। देखिए, कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हैं, दलितों के लीडर कंफ्यूज हैं, दलितों का सामाजिक कार्यकर्ता कंफ्यूज है, दलितों का पढ़ा लिखा भी कंफ्यूज है, सिर्फ गांव का आदमी कंफ्यूज नहीं है। देखिए, एक तरफ अगर हम ये कहेंगे कि संविधान मिटेगा और दूसरी बात ये कहेंगे कि संविधान को कोई बदल नहीं सकता। एक तरफ हम ये कहेंगे कि बाबा साहब ने कहा था कि भाई पढ़े लिखे लोगों ने दलितों को, दलित मिशन को धोखा दिया, और एक तरफ अपने बच्चों को पढ़ाना भी हर आदमी चाहता है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि सारी समस्याओं का हल कहीं ना कहीं राजनीति है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भाई जब राजनीति आई तो सारी समस्याओं का हल भी हमको नहीं मिला। अगर राजनीति ही सारी समस्याओं का हल होता तो उत्तर प्रदेश के हम वासी हैं, 4 बार की सरकार चलाई, कहीं ना कहीं हल नहीं निकला, हमने उन पर भी चर्चा नहीं की। ये कुछ सवाल हैं, और देखो ये सवालों को गहनता से करना चाहिए। पहली बात मेरा मानना ये है कि बाबा साहब जितना बेहतर कर सकते थे, उन्होंने अपने जीवन को पूरा का पूरा लगा करके दलितों के लिए एक बहुत ही बेहतर, ये पूरी दुनिया इसके ऊपर रिसर्च करती है कि एक आदमी जिसका समाज गरीब है, जिसके लोग अनपढ़ हैं, एक आदमी जिसके पास साधन नहीं है, एक आदमी की अगर नीयत ठीक है तो उसने भारत का संविधान ऐसा लिखा। और आपको मालूम है भारत का संविधान क्या है? दलितों के 200 साल का जो मूवमेंट चल के आता है, जो उसका मानवतावादी पक्ष है, जो उसके मूल अधिकार हैं, जो उसके नीति निर्देशक तत्व हैं, वो तमाम दलित मूवमेंट का हिस्सा हैं। वो तमाम दलित मूवमेंट, हर बुजुर्ग को सम्मान मिले, हर नौजवान को सम्मान मिले, हर माता बहन को सम्मान मिले। और साथियों, जो कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है, अब मैं सीधा वहीं चलता हूं। मेरी आवाज पर ध्यान दें। भव्य सिंह, जिन्होंने 10th पास की है और 97.7 नंबरों से, बहुत बहुत बधाई इनके लिए। दीपेश कुमार, देखिए इन्होंने भी 97.6, इनके लिए भी हमारी टीम बहुत बहुत धन्यवाद देती है। और भविष्य में आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के साथ साथ जिस संविधान जागरूकता अभियान मंच के माध्यम से आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है, ये उस संविधान पर भी ध्यान रखें, जैसे उस पर जाए, उस संविधान को भी साथ लेकर जाएं। दीक्षिता सिंह है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी यहां पर आ जाएं। इन्होंने भी देखिए 90% लाकर नेहरूपुर से है ये, इनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। हमारी पूजा सिंह,
86% लाई है ये, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज है, मनोज जी है, सन ऑफ देशराज सिंह पहाड़गढ़ी से, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। 86% उनके हैं। वर्षा सिंह है, पुत्री राकेश कुमार जी, जहां पर भी मेरी आवाज को सुन रहे हो वो भी आए। अरुण कुमार है, 80% नंबर लाए हैं, वो पहाड़गढ़ी से है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरी टीम ने धन्यवाद है, आगे बढ़े लाकर स्थान प्राप्त किया है। और साथियों हमारी पूरी टीम उनका भी धन्यवाद देती है, उनको बधाई देती है। प्रीति सिंह है, क्या था जनपद बुलंदशहर का नाम रोशन पूरे भारत में किया था, वो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है, वो कहीं बाहर है, उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। 500 में से 500 नंबर लाकर उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और खुशी है, खुशी फौलादपुर से, वो भी आए। एकता कुमारी है, एकता कुमारी सुल्तानपुर से, उन्होंने भी अच्छा स्थान प्राप्त किया है। संविधान जागरूकता अभियान मंच की टीम की तरफ से आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम आगे बढ़े और जहां भी जाएं, जिस पद पर भी जाएं, इस समाज का ध्यान रखें। अब मैं अपने टीम के सभी साथियों से कहूंगा, हमारे बीच में श्रद्धेय भंते जी हैं, सबसे पहला पुरस्कार वो भव्य सिंह जी को देकर उन्हें सम्मानित करेंगे। और टीम के जितने भी साथी हैं हमारे, वो
उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। अंजलि बोध, कृष्णा बोध, निशान सिंह सिंगर, शिवांगी और मोनिका, इनको भी संविधान देकर हमारी संविधान जागरूकता अभियान मंच की टीम आगे भी ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से